शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। तो आज की जो हमारी टॉपिक है दैट इज व्हाट के फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स। आयोनिक क्रिस्टल्स कि भाई कौन से फैक्टर्स हैं जो जिस पे जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनका जो शेप है वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्या करता है? डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात जो है वो है आयनिक एसोसिएशन। क्या है? आयोनिक एसोसिएशन। आपको पता है कि आयनिक क्रिस्टल किसके बने हुए थे? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो भाई एक हो गया पॉजिटिव आयन, तो दूसरा हो गया नेगेटिव आयन। अब इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। और ये फोर्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान बहुत स्ट्रांग होती है। क्या होती है? बहुत स्ट्रांग होती है। तो इसी स्ट्रांग फोर्स की वजह से क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं, जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं, वो खुद को किसी न किसी शेप में, किसी न किसी पैटर्न पे, किसी न किसी रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट में क्या करते हैं? खुद को अरेंज करके एक फिक्स शेप प्रोवाइड करते हैं। तो क्या चीज होती है कि द फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ क्रिस्टल जो है या क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्ज आयंस इन थ्री डायमेंशनल। और एक तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है और इनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या होती है? थ्री डायमेंशनल होती है। क्या होती है? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है और स्पेसिफिक पैटर्न में होती है। किसी न किसी जो है स्पेसिफिक पैटर्न में होने की वजह से इनका जो है कोई ना कोई क्या बन जाता है? शेप बन जाता है। पीछे वाले गाइस जरा इधर गौर से देखें। तो इनका जो शेप होता है वो इनकी कंपोजिशन की वजह से, क्योंकि ये आयंस के बने हुए हैं और आयंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि लॉन्ग रेंज होती है, दूर दूर तक फैली होती है। और उसके बाद जो है क्या होता है कि एक जो आयन है, अगर पॉजिटिव आयन है तो उसको फिक्स नंबर ऑफ नेगेटिव आयन सराउंड करेंगे, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। अगर आप सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल देखोगे तो एक सोडियम को 6 क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं। कितने? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। फॉर द सेम रीजन एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम सराउंड करेंगे, तो रेशो क्या होगा? 1:1। इसी वजह से उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है NaCl, एक सोडियम 1 किलो। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आपका फार्मूलाज वगैरह बनते हैं। तो एग्जांपल, तो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गई, उसके बाद स्पेसिफिक पैटर्न में होती है। फिर क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड, कि हर सोडियम क्लोराइड जो है, हर सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन क्या करेंगे? सराउंड करेंगे। और क्लोराइड आयन को फिर 6 सोडियम आयन क्या करेंगे? सराउंड करेंगे। तो इसी वजह से क्या होता है, अब देखें, एक क्रिस्टल 6 आयन, फिर एक पॉजिटिव, उसके बाद 6 आयन, 6। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप बन जाता है। तो क्यों ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स होता है या आयनिक एसोसिएशन पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि आयनिक एसोसिएशन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। उसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो थ्री डायमेंशनली खुद को क्या करेंगे? स्पेसिफाई करेंगे पोजीशंस, वहां पे वो अरेंज करेंगे खुद को। इस वजह से क्या हो जाता है कि उसका जो शेप है वो क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? रेडियस रेशियो। अब रेडियस रेशियो क्या चीज है कि हम केटाइन जो पॉजिटिव आयन होता है उसके रेडियस को नेगेटिव आयन यानी एनायन के रेडियस से डिवाइड करेंगे। पॉजिटिव आयन के रेडियस को नेगेटिव आयन से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा उसको कहते हैं रेडियस रेशियो। उसको क्या कहते हैं? रेडियस। तो भाई रेडियस रेशियो डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और क्रिस्टल की ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कैसे इफेक्ट करता है। तो रेडियस रेशियो का फार्मूला क्या होगा? रेडियस रेशियो is equal to radius of cation divided by radius of anion। ठीक है, अब अगर रेडियस रेशियो जो है, ठीक है, लो है, रेडियस रेशियो जो है हाई है, तो व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट? लो में क्या पता चलता है? लो में यह पता चलता है कि जो केटाइन की साइज है वो कम है, एनाइन की साइज ज्यादा है, क्योंकि कम साइज को हम ज्यादा वैल्यू से क्या करें? डिवाइड करें। तो इसमें क्या होगा कि केटाइन इज स्मॉलर, केटाइन इज
मच स्मॉलर, कि केटाइन बहुत छोटा है, स्मॉलर देन एनाइन। रिवर्स में क्या लिखें? एनाइन इज मच बिगर देन, एनाइन इज मच बिगर देन, कि एनाइन जो है वो साइज में बड़ा है, इस वजह से रेशो क्या आ रहा है? कम आ रहा है। देखें हमने क्या किया कि एक छोटे से आइन को एक बड़े से आइन से डिवाइड किया, तो क्या आएगा? लो रेडियस रेशो आएगा। क्या आएगा? लो रेडियस रेशो। ठीक है। इसी तरह से अगर हाई आता है तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब एक ही है कि बोथ केटाइंस एंड एनाइंस आर किलोज इन साइज, किलोज इन साइज, कि इनकी साइज ऑलमोस्ट क्या है? बराबर है, ज्यादा फर्क नहीं। ठीक है। देखें भाई, क्या मिसाल के तौर पे इतना सा केटाइन, इतना सा एनाइन, तो रेडियस रेशियो क्या आना चाहिए? ऑलमोस्ट 0.8 to 0.9। तो ये क्या है? ज्यादा है। ये क्या है? ज्यादा है, क्लोज टू 1 है। तो हम कहेंगे कि ये जो है आपका रेडियस रेशियो ज्यादा है, तो जो केटाइन और एनाइन है उनकी साइज में ज्यादा फर्क नहीं है, जैसे इधर था कि केटाइन बहुत छोटा था और एनाइन बहुत बड़ा था। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेडियस रेशियो ऑन द शेप ऑफ क्रिस्टल? क्रिस्टल पे फर्क क्या पड़ता है? देखें क्रिस्टल पे ये फर्क पड़ता है, अब ये टेबल है जो हमें बता रहा है। देखिए रेडियस रेशियो अगर तो 0.15 से लेके 0.22 तक होता है। अब 0.1 आप अज्यूम कर सकते हो कि ऑलमोस्ट 15% एनाइन की साइज के बराबर है। 15%, यानी अगर 15 से 22% तक अगर साइज ऑफ केटाइन है एज कम्पेयर एनाइन, यानी उससे बहुत बड़ा है। एनाइन जो है केटाइन से बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट जस्ट 10 to 15 यानी 15 to 20% जो है उसके बराबर है। तो इसमें क्या होगा कि ये हमें दो बातें बताता है रेडियस रेशियो। एक कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? मैंने अभी आपको बताया कि जो आइन है, मिसाल के तौर पे पॉजिटिव आइन है, उसको नेगेटिव आइन कितने सराउंड करते हैं, और नेगेटिव आइन है उसको पॉजिटिव आइन कितने सराउंड करते हैं, ये नंबर फिक्स होता है। ये नंबर क्या होता है? फिक्स होता है। इसको हम क्या कहते हैं? क्या रिपीट करूं बेटा? इसको हम क्या कहते हैं? इस कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में हमने क्या देखा था? 6 को ये सोडियम क्लोराइड आता है। ठीक है। अब रेडियस रेशियो अगर जो है आपका इस रेंज में आता है, यानी केटाइन बहुत छोटा है, एनाइन बहुत बड़ा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। यानी एक जो आपका पॉजिटिव आइन है उसको 3 नेगेटिव आइन सराउंड करेंगे और एक नेगेटिव को 3 पॉजिटिव आइन, और ये क्रिस्टल ज्यादा स्टेबल नहीं होता। रेडियस रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना क्रिस्टल की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। एक छोटा सा केटाइन बड़े बड़े एनाइन में थोड़ा कम एडजस्ट कर पाता है, इस वजह से ये जो क्रिस्टल होगा ये क्या बनेगा? अनस्टेबल बनेगा। ठीक है। ये क्या बनेगा? अरे भाई टेस्ट को छोड़ें जवेरिया, इधर देखिए जरा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट चल रही है। टेस्ट को बाद में डिस्कस कर लेना, पर्सनल ग्रुप है ना, उसमें शेयर करें। इधर क्या आप चैट कर रहे हो? ये पढ़ने का ग्रुप है बेटा। तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर रेडियस रेशियो क्या होगा? कम होगा। कम होगा इसका मतलब क्या है? केटाइन छोटा या एनाइन बड़ा? मतलब क्या हुआ? केटाइन छोटा कि एनाइन बड़ा? दोनों चीजें। ठीक है। तो इसमें रेडियस रेशियो क्या आएगा? कम आएगा। कम आएगा तो जो छोटा केटाइन होता है वो बड़े बड़े एनाइन के दरमियान इजिली या कंफर्टेबली स्टे नहीं कर पाता, तो क्रिस्टल जो बनेगा वो इतना स्टेबल नहीं बनेगा। यानी जितना रेडियस रेशियो ज्यादा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, और जो स्टेबिलिटी है आपके आयनिक क्रिस्टल की वो क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है बेटा। चलें भाई, रेडियस रेशियो 3 है तो शेप क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। एग्जांपल बोरान ऑक्साइड है। ठीक है। अगर 0.225 से लेके 0.414 तक होता है, यानी रेडियस जो है 25 से लेके 40% एज कंपेयर टू एनाइन है, तो फिर क्या होगा कि टेट्राहेड्रल होगा, और एग्जांपल है जिंक सल्फाइड और कॉपर क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद क्या चीज है बेटा? अगर रेडियस रेशियो 0.4114 से लेके 0.732 तक, यानी अब जो है ऑलमोस्ट 70% साइज जो है वो बराबर हो गई है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है। और अगर रेडियस रेशियो बढ़ता है, यानी अगर 1 आता है, ऑलमोस्ट केटाइन और एटाइन क्या है? बराबर है या थोड़ा सा कम है? थोड़ा सा कम है। ठीक है। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया। ठीक है। क्रिस्टल का टाइप बता रहा है कि ऑक्टाहेड्रल बनेगा,
फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब ये फेस सेंटर बॉडी सेंटर क्या होती है आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है, मैं एक मरतबा रिपीट कर लूं कि पहली बात हमने जो पढ़ी वो था आयनिक एसोसिएशन के। आयनिक एसोसिएशन की वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका शेप फिक्स होता है। उनका शेप क्या होता है? फिक्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आयंस हैं अपोजिटली चार्ज, इनमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं और जो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को सराउंड करते हैं वो नंबर फिक्स होता है। वो नंबर फिक्स होता है और एक थ्री डायमेंशनल पैटर्न होता है। उसकी वजह से आयनिक क्रिस्टल का शेप जो है वो क्या होगा? फिक्स होगा। दूसरी बात पे आए तो रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो पे भी शेप डिपेंड करता है। अब रेडियस रेशियो में क्या बता रहा है? रेडियस रेशियो बता रहा है कि भाई जो पॉजिटिव आयन केटाइन है वो एनाइन से कितना छोटा या बड़ा है, कितना छोटा या बड़ा है। हम केटाइन के रेडियस को एनाइन के रेडियस से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, हमें एक वैल्यू मिलेगा। वो वैल्यू कितना है वो डिसाइड करेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी और ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा। ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा? तो ये हमें कहां से पता चलता है? रेडियस रेशियो से। ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करें कि जो स्मॉलर केटाइन से मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फिट लेस कंफर्टेबली अराउंड लार्जर एनाइंस, अफेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड क्रिस्टल शेप। और आपको क्या मिलेगा? अनस्टेबल क्रिस्टल मिलेगा। इफ रेडियस रेशियो आउटसाइड द स्टेबल रेंज, अगर इनसे भी अगर आउट आता है, ठीक है, यानी इससे भी छोटा आता है, तो वो जो क्रिस्टल होगा वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, वो खुद को किसी न किसी स्टेबल शेप में क्या करेगा? अरेंज कर लेगा। ठीक है, यानी इसमें वो शामिल नहीं हो पाएगा। आखिरी फैक्टर के पुअर कंडक्टिविटी के आयनिक कंपाउंड पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं? अब देखिए क्या चीज है बेटा, चीज इज वेरी सिंपल। ठीक है, चीज इज वेरी सिंपल के कंडक्टिविटी होती क्या है? कंडक्टिविटी इज फ्री फ्लो ऑफ चार्जेस। व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज फ्री फ्लो ऑफ चार्जेस के हाउ इजिली चार्जेस कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कि चार्जेस कितना इजीली किसी पॉइंट से मूव कर सकते हैं, किसी सबस्टेंस से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। अब चार्जेस को मूव करना चाहिए, जितना मूवमेंट ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये बात समझ रहे हैं कि चार्जेस मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी होगी, करंट पास होगा। चार्जेस स्टेशनरी होंगी तो करंट पास नहीं होगा। अब आयनिक क्रिस्टल जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? गैस, लिक्विड या सॉलिड? किस में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड में। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं इनमें स्ट्रांग आयनिक एसोसिएशन है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो क्या पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकते हैं? तो ये सॉलिड स्टेट में पुअर या बैड कंडक्टर है। सॉलिड स्टेट में छोकरी जैनब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल्स के होता है, तो वंडर वाल फोर्स मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में दिखाई देगी। तो हम बात कर रहे थे, तो ये पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं? जब तक ये सॉलिड होंगे, जब तक ये, तो आइंस टाइटली बाउंड होंगे, आइंस थ्री डायमेंशनली अरेंज होंगे, आइंस के बीच में गैप नहीं होगा, पार्टिकल्स टाइटली एंड क्लोजली पैक्ड होंगे, पार्टिकल्स इजीली मूव नहीं कर सकेंगे। जब तक पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये कब बनेंगे कंडक्टर? कब बनेंगे ये? सुनील चलिए, तो ये कब बनेंगे कंडक्टर? आवाज दे, आवाज दे। तो ये तब बनेंगे कंडक्टर। दो कंडीशंस हैं। कौन सी दो कंडीशंस हैं? इंटरनेट तार बदला है, या तो ये मोल्टेन स्टेट में हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन में हो। ठीक है, या मोल्टेन स्टेट में हो या एक्वस। और मोल्टेन स्टेट में क्या होगा कि आइंस जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे और छोटे छोटे खराब या नेट को देखें क्या हुआ। नहीं देखें, याद करने का एज लॉन्ग एज क्वेश्चन इज दैट के इट इज इनसाइड द पीएमडीसी
ठीक है, तो पीएमडीसी में ये इंक्लूडेड है। ठीक है, तो पीएमडीसी में इंक्लूडेड है मतलब क्या हुआ, आ सकता है। अगर ना होता तो फिर और बात थी। ठीक है, ऑडियो कनेक्टर ना होता तो और बात ही है तो अभी क्वेश्चन देने वाले की नियत पे डिपेंड करता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। भाई खान आवाज आ गया बेटा, आवाज आया? ओके ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बेटा, उधर से शुरू करते हैं कि पुअर कंडक्टिविटी इस वजह से होती है क्योंकि आयन्स एक दूसरे से जुड़े हुए, आयन्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर जुड़े ना होंगे, अब क्योंकि जब तक वो सॉलिड है तो तब तक तो आयन्स जुड़े हुए होंगे और वो फ्री नहीं होंगे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाए, तो तब तक ये क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। तो गुड कंडक्टर कब बनेगा, दो कंडीशन। व्हाट आर दो कंडीशंस, मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम इनको मेल्ट करेंगे तो क्या होगा कि आयन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, आयन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो पानी इनको क्या करता है, आयनाइज करता है, और पानी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर आयन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आयन्स मूव करेंगे तो उसकी एक्वस सॉल्यूशन भी क्या होगी, गुड कंडक्टर होगी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जो है दो कंडीशन में होगी, आयनिक कंपाउंड्स की मोल्टेन स्टेट में, और हमें यहां क्या बताना है कि ये पुअर कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इनके आयन्स स्टेशनरी है, मूव नहीं करते। क्लियर है बेटा, इसमें कोई दिक्कत? वालेकुम सलाम बाबा, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम? देखिए इनकी कंडक्टिविटी कंडीशनल है। ठीक है, नॉर्मली तो बेड कंडक्टर होंगे ना, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। रूम टेम्परेचर पर ये बेड कंडक्टर होंगे, या सिंपली जब तक ये सॉलिड है। अब रूम टेम्परेचर, अब कौन सब्सटेंस गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, ये टेम्परेचर डिसाइड करता है। या हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर देखते हैं भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सब्सटेंस की स्टेट क्या है, वही बुक में रिपोर्ट होती है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, तो ये बेड कंडक्टर होते हैं। ये क्या होंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद भाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी हमने कर लिया था, फिर भी रिपीट कर लेते हैं कि भाई जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, उसको कितने नेगेटिव आयन सराउंड करते हैं, और जो नेगेटिव आयन है उसको कितने पॉजिटिव आयन सराउंड करते हैं। यानी एक पॉजिटिव, मिसाल दो सोडियम आयन है, ठीक है भाई, सोडियम आयन को कितने क्लोराइड अटैक करते हैं, 6। एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोराइड आयन, पांचवा एंड छठा। ठीक है, और इनमें कोवेलेंट बॉन्ड की तरह आयनिक कंपाउंड में, आयनिक बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता। तो ये जो देखिए पॉजिटिव आयन है, इसको जो नेगेटिव आयन है किसी भी एंगल से क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है, कोई एंगल फिक्स नहीं होगी। अब कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टर क्यों होता है, क्योंकि उनमें ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती हैं, और ऑर्बिटल्स को डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। तो जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी उसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा। इसलिए हम एक थिक बोल्ड लाइन लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बना है हम क्या लगाते हैं, लाइन लगाते हैं। तो यहां पे हम लाइन नहीं लगाते क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। एक पॉजिटिव आयन है, उसको फिक्स नंबर ऑफ नेगेटिव आयन सराउंड करेंगे और उनको क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन सराउंडिंग अ गिवन आयन इन अ क्रिस्टल, के क्रिस्टल के अंदर एक पॉजिटिव आयन को कितने नेगेटिव, एक नेगेटिव आयन को कितने पॉजिटिव आयन सराउंड करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। सिग्निफिकेंस क्या है, इट हेल्प टू प्रेडिक्ट शेप, स्टेबिलिटी एंड टाइप। अब देखें जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, हमने क्या देखा था, रेडियस रेशियो को थोड़ा रिलेट करें, तो रेडियस रेशियो कम था तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, कम था। रेडियस रेशियो ज्यादा तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रिलेशन क्या होगा, स्टेबिलिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अरे भाई पढ़ रहे हो या इधर डिस्कस कर रहे हो ग्रुप में, क्या मसला है, चैट ऑफ कर दूं क्या? ये क्या, किसका रिजल्ट क्या है, आपको क्या जाए, आप अपना रिजल्ट देखें बाबा। हाँ नहीं, और क्या गाल है कि भाई क्रिस्टल कौन सा है, लेटाइस की टाइप क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अब देखें अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। शेप क्या होगा, फेस सेंटर्ड क्रिस्टल। कौन सा, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सीजियम क्लोराइड का, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, देखिए सोडियम का जो
रेडियस रेशियो है वो सीजियम क्लोराइड से क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा? सोडियम की साइज छोटी है, सीजियम की साइज बड़ी है, क्योंकि दोनों केटाइन है और पीछे वाला एनाइन तो सेम है, पर पॉजिटिव आयन की साइज में फर्क है। तो इस वजह से देखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर में फर्क आ गया। तो इसकी साइज छोटी होने की वजह से इसका रेडियस रेशियो कम और कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या है, कम है। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड क्यूबिक रेडियस चार्ज जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। उसके बाद बोरान ऑक्साइड जो है वो ट्रेंगुलर होगा। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो नाम लिखे हुए हैं कि बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ये क्या होते हैं, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं। ये जरा देखें, इधर देखें। अब ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो एटम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे हो, ठीक है, बीच में कहीं ना हो। ठीक है, अब भाई ये क्या है, ये इसका फ्रंट फेस है। फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4 और 5, 6 हमें जो दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर नीचे कर लें, किधर भी कर लें, वो जो भाई लूडो नहीं होता, कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। तो 4 हमें, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है नहीं, तो इस वजह से हमें जो है वो फेस दिखाई नहीं दे रहे। तो ये फेस है। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टल है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पार्टिकल्स मौजूद है वो कहां है, कॉर्नर पे। इसको हम सिंपल और प्रिमिटिव जो है यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है कि सिर्फ यानी हर फेस के सेंटर में नहीं होगा, एक ही सेंट्रल पॉइंट में, एक ही सेंटर में क्या होगा, एक ही क्रिस्टल होगा बस। यानी पूरी जो क्यूब है, पूरा क्यूब, अब ये क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो ये आपको सिर्फ फ्रंट फेस पे दिखाई दे रहा है। आप इसको 3 डायमेंशनल अज्यूम करें, उसके बिल्कुल सेंटर में, बीच में एक जो है क्या होगा, आइन होगा। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, बाकी आइंस अपने कॉर्नर्स पे होंगे, बाकी आइंस कॉर्नर पे होंगे। इसमें ना बॉडी में होगा ना फेस में होगा, सिर्फ कहां पे होंगे, कॉर्नर पे। ठीक है, चले भाई, फिर फेस सेंटर में क्या होता है कि जो भी फेस आएगा, ये पहला फेस तो ये इसके सेंटर में, दूसरा फेस इसके सेंटर में, तीसरा फेस इसके सेंटर में, चौथा फेस इसके सेंटर में, पांचवा फेस इसके सेंटर में। तो हर फेस जो आपके सामने आएगा, भाई फेस जो सामने आया, मिसाल के तौर पे हमारे सामने ये आया, तो एक तो पार्टिकल्स कहां होंगे, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, और एक इसके सेंटर में, एक इसके सेंटर में होगा। फिर हमने इसको घुमाया तो फिर इसी तरह का ही अपीयरेंस आएगा, चेंज तो नहीं होगा। तो दूसरे फेस में भी क्या होगा कि यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा और सेंटर में होगा। यानी हर फेस के सेंटर में एक क्या आएगा, एक आपका आइन आएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, फेस सेंटर। बॉडी सेंटर में पूरे क्यूब में एक ही सेंट्रल पॉइंट पे होगा। ठीक है, जो हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो एक ऐसी पॉइंट जहां से जिस डायरेक्शन में भी लाइन खींचे तो डिस्टेंस क्या है, सेम आए, तो ये उस पोजीशन पे पड़ा होगा, ये उस पोजीशन पे पड़ा होगा। और फेस सेंटर में क्या होगा, हर फेस जो आपके सामने आएगा, बीच में एक, फिर ये आया, बीच में एक, फिर ये आया, बीच में एक, इसी तरह से हर फेस में एक आएगा। इसी में कोई दिक्कत बेटा? हाँ, टोटल 6 फेस है बेटा, क्यूब में 6 होते हैं। इसी में कोई दिक्कत बेटा? चलें इसको सेव करते हैं और आगे आते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है कि क्रिस्टलाइटाइज क्या होता है। तो क्रिस्टलाइटाइज को समझने के लिए पहले इसकी फिगर पे आते हैं। ये देखें बेटा, हमें पता है, क्या पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, आकिफ आरो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कौन से सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो 3 डायमेंशनली अरेंज्ड होते हैं कि नहीं होते, रेगुलर और रिपीटेटिव अरेंजमेंट होती है कि नहीं होती, अपने फिक्स डिस्टेंस और जो है फिक्स एंगल पे होते हैं कि नहीं होते। अब ये जो क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, 2 चीजें हैं, एक सोडियम, दूसरा क्लोराइड। अब सोडियम और क्लोराइड जो है, इनमें दोनों में अज्यूम करें, सोडियम कौन है, क्लोरीन कौन है, सोडियम छोटा होगा, पॉजिटिव आइन है, क्लोरीन क्या होगा, बड़ा होगा। तो बताएं सोडियम कौन है, ये वाला, ये क्या है, सोडियम, और ये क्या है, क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है, जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसमें जो एटम्स हैं, आइंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जिसका भी वो बना हुआ है, क्योंकि वर्ड सॉलिड का मतलब ये होता है कि सॉलिड
मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है, एटम्स का भी हो सकता है, आइंस का भी हो सकता है और मॉलिक्यूल। तो ये जो गिवन एग्जांपल ये किसका बना हुआ है? ये किसका बना हुआ है? एटम्स का है, आइंस का, मॉलिक्यूल? ये आइंस का बना हुआ है। ठीक है, ये किसका बना हुआ है? आइंस का बना हुआ है। चलें भाई, तो ये जो आइंस हैं, ठीक है, ये एक फिक्स पोजीशन पे हैं, ये एक फिक्स पोजीशन पे 3 डायमेंशनल अरेंज्ड हैं। ठीक है, इन अगर हम यहां पे देखिए, हमने सोडियम और क्लोराइड नहीं लिखा, हमने क्या लगाई है? पॉइंट्स लगाई हैं। हमने क्या लगाई है? किसकी जगह पे? पॉइंट्स इन प्लेस ऑफ सोडियम आइन एंड क्लोराइड। तो ये जो हमने पॉइंट्स लगाई हैं, इनको कहते हैं लेटाइस पॉइंट्स। इनको क्या कहते हैं? लेटाइस पॉइंट्स कहते हैं। आर इनको कहते हैं लेटाइस साइट्स। इनको क्या कहते हैं बेटा? लेटाइस। ठीक है, तो जो बिग क्रिस्टल होता है उसमें जो एटम्स होते हैं या आइंस होते हैं या मॉलिक्यूल जिसका वो बना हुआ है, ठीक है, उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स होती हैं। हमने क्या किया कि हम जहां जहां पे आइंस मौजूद थे, सोडियम और क्लोराइड, हमने सोडियम और क्लोराइड को हटा दिया, हमने उन जगह पे लगाई पॉइंट्स। हमने क्या लगाई? उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? लेटाइस पॉइंट्स या लेटाइस साइट्स। अब व्हाट इज क्रिस्टल लेटाइस क्या होगा? ठीक है, क्रिस्टल लेटाइस इज 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ दीज लेटाइस पॉइंट्स के वो जो पूरा क्रिस्टल है उसमें लेटाइस पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल। यहां पे किसको आइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है लेटाइस पॉइंट्स की, उसको हम क्या कहते हैं? लेटाइस। क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटाइस, या इसको स्पेस लेटाइस भी कहते हैं। तो ओवरऑल जो क्रिस्टल का शेप होगा उसमें जो एटम्स या आइंस की अरेंजमेंट होगी उनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटाइस कहते हैं। ठीक है, अब इससे निकलने वाला जो छोटा पार्ट है इसको कहते हैं यूनिट सेल। इसको क्या कहते हैं? यूनिट सेल। यूनिट सेल इसका एक छोटा सा ज्योमेट्रिकल ब्लॉक है, छोटी सी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें क्रिस्टल लेटाइस या बड़े क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हों। सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हों। अब ये ओवरऑल अरेंजमेंट है कि क्रिस्टल में ओवरऑल अरेंजमेंट कैसी है? ठीक है, यानी पूरा एक बड़ा सा एक नेटवर्क बना हुआ है। इसमें से हमने एक छोटा सा ब्लॉक निकाला, छोटा सा ब्लॉक, उसका नाम क्या लिखेंगे? यूनिट सेल। भाई जैसे ये बिल्डिंग है मिसाल के तौर पे, ये किसकी बनी है? ईंटों की। तो ब्रिक इज यूनिट सेल ऑफ दिस बिल्डिंग। तो ब्रिक को हमने क्या किया है कि 3 डायमेंशन अरेंज करके एक पूरा रूम बनाया हुआ है, शेप बनाया हुआ है। तो इसी तरह से जो यूनिट सेल होते हैं, यूनिट सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक होता है बिग क्रिस्टल का। यूनिट सेल को आप 3 डायमेंशनली हर डायरेक्शन में अरेंज करते जाएं तो वो आपको बड़े क्रिस्टल का शेप जनरेट करके देगा। तो यूनिट सेल क्या है कि स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल ब्लॉक है। स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल ब्लॉक कहें और फिगर कहें, किसकी है? ऑफ क्रिस्टल लेटाइस। क्रिस्टल लेटाइस की एक छोटी सी फिगर है जो बड़े क्रिस्टल को हर कैरेक्टरिस्टिक में मौजूद है। आप यूनिट सेल से क्रिस्टल का जो शेप है वो जनरेट कर सकते हैं। कैसे? इसको 3 डायमेंशनली हर डायरेक्शन में क्या करें? अरेंज करें तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन क्या होता है इसको जरा डिस्कस करते हैं। पहली बात करते हैं कि इसकी क्रिस्टल लेटाइस और स्पेस लेटाइस। इसको स्पेस लेटाइस भी कहते हैं, क्रिस्टल लेटाइस और स्पेस लेटाइस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले बताई कि क्या होता है कि when positions of atoms, ions, molecules in a crystalline solid is represented by points। यानी जहां पे एटम लगे हुए थे, आयन लगे हुए थे, मॉलिक्यूल लगे हुए थे, हमने उनको हटा दिया, उनकी जगह पे लगाई हमने पॉइंट। इन पॉइंट की जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल लेटाइस। So a crystal lattice is 3-dimensional arrangement of atoms, ions और molecules। अब इनको रिप्लेस करें तो हम क्या लिखें? लेटाइस पॉइंट्स। सेम चीज है। लेटाइस पॉइंट्स इन अ सॉलिड पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट फिक्स पोजीशन कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? लेटाइस पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, बस कर ठीक है। तो अ क्रिस्टल लेटाइस इज 3-dimensional पैटर्न शोइंग हाउ पार्टिकल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सॉलिड। कि सॉलिड के अंदर
पार्टिकल्स कैसे थ्री डायमेंशनली ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, कैसे अरेंज किए हुए हैं, तो वो हमें कहां से पता चलेगा, हमने क्रिस्टल इस यहां तक कोई दिक्कत बेटा? तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि लेटाइस पॉइंट्स आर इक्वली स्पेस्ड इन थ्री डायमेंशन, के हर जो लेटाइस पॉइंट है दूसरी लेटाइस पॉइंट से, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि द अरेंजमेंट आर रेगुलर रिपीटिंग गिविंग द सॉलिड डेफिनेट शेप, के इक्वल डिस्टेंस की वजह से, ठीक है, और आपकी जो है अरेंजमेंट रेगुलर होने की वजह से, थ्री डायमेंशनल होने की वजह से क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होता है। और क्या लेटाइस पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर सकती हैं, एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल। इसमें कोई दिक्कत बेटा यहां तक? एग्जांपल भैया आपके ये है, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, दीज ऑल आर आइंग इन क्यूबिक लेटाइस, ये सारे क्यूबिक होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, क्यूबिक होते हैं, ठीक है। इसमें यहां तक कोई दिक्कत बेटा? इफ नो तो इसको हम सेव करते हैं और आगे आते हैं। आगे जो बात है वही किसकी, यूनिट सेल की है। तो यूनिट सेल एक जो है बचड़ा है किसका, क्रिस्टल लेटाइस, ठीक है। चले भाई इस बचड़े को देखते हैं। तो यूनिट सेल इज अ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल लेटाइस दैट रिटेन्स ऑल कैरेक्टर फीचर्स ऑफ अ बिग क्रिस्टल। यानी अगर ये बड़ा क्रिस्टल है, ठीक है, ये एक बड़ा क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें जो भी अरेंजमेंट है, तो इसका जो छोटा बचड़ा होगा, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, बिग क्रिस्टल में अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, क्रिस्टल लेटाइस। यहां पे जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगी उसको क्या कहेंगे, क्रिस्टल लेटाइस। अब ये छोटे छोटे यूनिट सेल जो हैं, छोटे छोटे यूनिट सेल हम अरेंज करके क्या कर सकते हैं, बड़े क्रिस्टल का शेप जनरेट कर सकते हैं, बड़े क्रिस्टल का शेप। द यूनिट सेल इज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लेटाइस दैट रिटेन्स द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ क्रिस्टल, के इसमें बड़े क्रिस्टल की हर वो फीचर होती है जो आपको बड़ा क्रिस्टल बनाने के लिए, उसको प्रॉपर शेप में ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहिए, वो ये छोटा यूनिट सेल आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंटायर क्रिस्टल कैन बी बिल्ड बाय रिपीटिंग यूनिट सेल इन ऑल डायरेक्शन। आप क्या करेंगे, छोटा सा यूनिट सेल लें, उसके ऊपर दूसरा लगाया, साइड पे तीसरा, चौथा, पांचवा, आप उसको थ्री डायमेंशनली अरेंज करते जाएं, आपको बिग क्रिस्टल का क्या मिल जाएगा, शेप मिल जाएगा, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं, शोज थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, contains all structural information that needed to describe big crystal। रिपीटिंग यूनिट जो है उसके पास XYZ डायरेक्शन जो है उसमें फुल लेटाइस आपको मिल जाता है। अब पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की कुछ खासियतें होती हैं, तो उसको थोड़ा नीचे आके देखते हैं। ये देखें, ये हमारा यूनिट सेल है, ठीक है। तो यूनिट सेल में और क्या होता है, इसको जरा हम देखें। अब ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस है, जरा गौर करना, ठीक है भाई। अब क्या चीज है कि एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को हम ए से जाहिर करते हैं, वाई एक्सिस के डिस्टेंस को हम बी से जाहिर करते हैं, जेड को हम क्या करते हैं, सी से। अब देखिए ये क्या है, लेंथ ऑफ द एजेस, कि एक एज से लेके दूसरी एज तक, एक एज से लेके दूसरी एज तक, ठीक है, एक एज से लेके दूसरी एज तक क्या है, लेंथ कितनी है, ठीक है। तो लेंथ्स ऑफ एजेस रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी। अब ए क्या है, लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस, बी क्या है, लेंथ ऑफ वाई एक्सिस, सी क्या है, लेंथ ऑफ जेड एक्सिस। अब और क्या चीज है, और ये है कि हम इसको अल्फा कहते हैं, हम इसको बीटा कहते हैं, हम इसको इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा, ठीक है। तो मुझे बताएं अल्फा बीटा क्या है, एंगल्स बिटवीन एजेस, एंगल्स बिटवीन एजेस, अल्फा बीटा और गामा। मुझे बता अल्फा किसके बीच में एंगल है, अल्फा किसके बीच में, बी एंड सी, बीटा किसके बीच में, ए एंड सी, और गामा किसके बीच में, ए एंड बी। अब ये जो दो चीजें हैं, लेंथ ऑफ द एजेस और एंगल ऑफ द एजेस, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं सेल डायमेंशन। इसको हम क्या कहते हैं, सेल डायमेंशन। अब इस सेल डायमेंशन से हमें क्या मिलता है, 7 क्रिस्टलाइन टाइप्स,
7 क्रिस्टल टाइप्स का पता चलता है कि भाई क्रिस्टल क्यूबिक बनेगा, क्रिस्टल टेट्रागोनल बनेगा, ट्राइक्लिनिक बनेगा, मोनोक्लिनिक बनेगा, ट्रायंगुलर बनेगा, ऑर्थोरोम्बिक बनेगा, क्या बनेगा। तो वो हमें कहां से पता चलता है? इन दो चीजों से। यूनिट सेल की दो प्रॉपर्टीज के एक एज से दूसरी एज तक डिस्टेंस कितना है, इसको ए बी सी से जाहिर करते हैं, और ए किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस की लेंथ को। बी किसको रिप्रेजेंट करता है? तो सी किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ द एजेस में क्या होता है कि अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा किसके बीच में एंगल है? ए एंड सी। ए एंड सी है तो बी एंड सी। तो बीटा किसकी एंगल है? ए एंड सी। गामा किसकी है? ए एंड बी। तो इन दोनों को अगर मिला लें, हमें लेंथ का पता है और हमें एंगल का पता है, तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास कौन सा क्रिस्टल पैटर्न मौजूद है। ठीक है, तो टोटल 7 सिस्टम है। कितने सिस्टम है? 7। तो क्यूबिक वगैरह 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 उसको हम जरा है नहीं यूनिट सेल, इसलिए इसको ज्यादा उछालते नहीं है, इसको बस इधर ही थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीजें होती। ठीक है, तो भाई पैरामीटर्स ऑफ सेल में क्या होगा भाई कि लेंथ ऑफ द एजेस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्सियल लेंथ को, यानी एक्सिस की जो लेंथ है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी सी। तो ए किसकी लेंथ है? एक्स एक्सिस की। बी किसकी है? वाई की। तो सी किसकी है? जेड एक्सिस की। फिर एक्सियल एंगल क्या होती है? अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा देखिए किसकी एंगल है? बी एंड सी की, बीटा ए और सी और वगैरह वगैरह। सो दीज 6 एलिमेंट्स। कौन से 6 एलिमेंट? लेंथ ऑफ द एजेस, एंगल्स बिटवीन द एजेस। 3 लेंथ्स हैं, 3 एंगल्स हैं। ये 6 एलिमेंट मिला के क्या बनाती हैं? ठीक है, 6 एलिमेंट डिफाइन द शेप एंड साइज ऑफ यूनिट सेल। तो क्यूबिक सेल में क्या होता है कि हर लेंथ एक्स एक्सिस की लेंथ वाई के बराबर है, वाई की जेड के बराबर है, और हर एंगल जो है वो क्या है? राइट एंगल। तो आपको एक क्यूबिक सेल मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है तो इसको इधर ही वाइंड अप करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो सेल डायमेंशन है ये हमें बताता है, क्या बताता है कि आपको क्रिस्टल किस टाइप का मिलने वाला है, किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो वो आपको बता सकता है लेंथ से। लेंथ को किससे जाहिर करते हैं? ए बी सी से। ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है। ऑल लेंथ्स इक्वल हैं तो आपको क्यूबिक क्रिस्टल मिलेगा। ऑल एंगल्स 90 डिग्री है, आपको क्यूबिक क्रिस्टल मिलेगा। अब ऑल एंगल्स 90 हैं, ए इज इक्वल टू बी है बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, एक लेंथ जो है वो चेंज है, तो आपको टेट्रागोनल मिलेगा। क्या मिलेगा? टेट्रागोनल। ठीक है, यानी क्यूब की जगह के आपको रेक्टेंगल शेप में मिलेगा। किसमें मिलेगा? रेक्टेंगल। तो एक लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो चलें इसको भी सेव करते हैं और हम आते हैं आगे। आगे एक और चीज है, क्या? लेटाइस एनर्जी। ठीक है, अब ये क्या होता है? थोड़ा सा रिकॉल करें कि आयनिक बांड कैसे बनता है। भाई आयनिक बांड कैसे बनता है? आयनिक बांड बनाने के लिए हमारे पास एक मेटल हो, एक नॉन मेटल हो। एक मेटल हो, एक नॉन मेटल। ठीक है, अब मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। नॉन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक पॉजिटिव आयन बना, एक नेगेटिव आयन। किस स्टेट में बनते हैं? लिक्विड में, गैस में, सॉलिड में? आयंस बनते हैं गैस स्टेट में। किस स्टेट में बनते हैं? गैस स्टेट में आयन बने। एक पॉजिटिव आयन है, दूसरा नेगेटिव आयन है। तो गैस में है तो मूव करेंगे कि रुके हुए होंगे? तो मूव करते करते जब ये आयंस एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्टिव फोर्स है, अब क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, तो ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट करेंगे या वीक फोर्स से? जब भी दो चीजें आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो ज्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो इन दिस केस जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन गैस स्टेट में आके एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज करेंगे, तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी, क्या बनेगा? जब वो अट्रैक्ट करके अरेंज करेंगे तो क्रिस्टल लेटाइस बनेगा। तो लेटाइस बनने के वक्त जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल का, जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल का अपने गैसियस आयन से बनी, यानी 2 मोल गैसियस आयन है जो एक दूसरे के नजदीक आए हैं, उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बना है, वहां से एनर्जी कितनी रिलीज होगी?
उसको हम क्या कहेंगे, उसको लेटाइस एनर्जी कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, लेटाइस एनर्जी। तो भाई डेफिनेशन क्या है, लेटाइस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। और आप इसको क्या कह सकते हो कि कितनी एनर्जी, अब लेटाइस बन गया, एनर्जी रिलीज हो गई, तो हमें लेटाइस ब्रेक करना है तो उतनी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो अल्टरनेट डेफिनेशन क्या है, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड, या 1 मोल ऑफ आप कह लें कि क्रिस्टल। और अब क्योंकि लेटाइस जो बनता है वो सिर्फ आयनिक क्रिस्टल में ही बनता है, तो आयंस आपस में जुड़ेंगे तो आयंस सिर्फ किस में होते हैं, ना कोवेलेंट सॉलिड में होते हैं, ना मॉलिक्यूलर में होते हैं, ना मेटालिक में होते हैं, आयंस किस में होते हैं, आयनिक सॉलिड में। तो आयनिक सॉलिड कह लें या आप क्रिस्टल कह लें, आयनिक क्रिस्टल कह लें, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का यूनिट क्या है, किलोजूल पर मोल। एग्जांपल भाई सोडियम क्लोराइड जब बनता है, अब बनता कैसे है, ठीक है, बनता कैसे है कि हमारे पास सोडियम था, हमने सोडियम लिया गैस स्टेट में, इसको 495 किलोजूल पर मोल एनर्जी दी, जिसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कह लें, आयनाइजेशन पोटेंशियल कह लें, जो भी कहें। ये क्या बना, सोडियम आयन बना, किस स्टेट में, गैस में, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, ठीक है। तो फिर दूसरी बात क्या थी कि हमारे पास था क्लोरीन, ठीक है, आधा क्लोरीन हमने क्या किया कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो बना क्या, क्लोराइड आयन बना, क्या बना, क्लोराइड। किस स्टेट में बना भाई, गैस स्टेट में। पहली बात कि इसको हाफ नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले इसको तोड़ेंगे, तो क्लोराइड जो है आपको क्लोरीन गैस स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में है। अब ये बन गया गैस, और यहां से एनर्जी जो निकलेगी -348 किलोजूल पर मोल, कहीं पे ये 49 भी होता है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं। अब इस एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं, ये जो एनर्जी रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये हमने एनर्जी एब्जॉर्ब की, जो जब तक आयनाइज करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। अब क्या बना कि एक सोडियम आयन बना प्लस एक क्लोराइड आयन, ये भी गैस में, ये भी गैस में। अब यहां पे हमें अगर सोडियम क्लोराइड का 1 मोल मिलता है, कितना मिलता है, 1 मोल। कहां से मिलता है, फिर हम गैसियस आयंस, कहां से मिलता है भाई, गैसियस आयंस से मिलता है, ठीक है। तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी डेल्टा H इज इक्वल टू -787 किलोजूल पर मोल। इसको क्या कहें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहें, आयनाइजेशन एनर्जी कहें, या क्या कहें, इसको हम कहेंगे लेटाइस एनर्जी। इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि लेटाइस बनने के बाद एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई, ठीक है। तो इस एनर्जी को हम कहते हैं। तो कब हुआ है, जब गैसियस आयंस ने क्या किया है, ठीक है, 1 मोल बनाया है, किसका, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड बनाया है, आयनिक सॉलिड, ठीक है, बनाया, ठीक है, 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज किया इसने खुद को, एक क्रिस्टल लेटाइस बना, वहां से क्या हुई, एनर्जी खारिज हुई। इस एनर्जी को क्या कहते हैं, यहां तक कोई दिक्कत बेटा, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताएं, तो फिर आगे आते हैं। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो लेटाइस एनर्जी पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लेटाइस एनर्जी से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, पहले ये देखें। अब देखिए, अगर आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। आपके पास आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक बॉन्ड कितना मजबूत है, वो लेटाइस एनर्जी पे डिपेंड करता है। कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज अ बॉन्ड एनर्जी, दैट इज अ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज अ बॉन्ड एनर्जी। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज अ बॉन्ड एनर्जी। और यहां पर जो एनर्जी चाहिए उसे क्या कहते हैं, लेटाइस। सिर्फ किस में, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में आयंस को सेपरेट करने के लिए जो जुड़ चुके हैं और एनर्जी रिलीज हो चुकी है, जिसको हम लेटाइस एनर्जी कहते हैं, वापस आप आयंस को दोबारा अलहदा करना चाहते हैं, तो जो आप एनर्जी दोगे उसको हम क्या कहते हैं, लेटाइस एनर्जी। तो आयनिक बॉन्ड कितना स्ट्रांग होगा, जितनी लेटाइस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। आयनिक कंपाउंड कितना हार्ड होगा, जितनी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी लेटाइस एनर्जी। आयनिक कंपाउंड कितना स्टेबल होगा, जितनी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। आयनिक कंपाउंड पानी में कितना डिसॉल्व होगा, जितनी लेटाइस एनर्जी कम होगी। अब और बात है, ठीक है, जितनी लेटाइस एनर्जी कम होगी
तो पानी में कंपाउंड इजीली डिसॉल्व हो जाता है, और जितनी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी तो कंपाउंड पानी में कम डिसॉल्व होता है। ठीक है, ये थोड़ा ज़हन में रखना है। तो क्या चीज है कि भाई ये लेटाइस एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है, लेटाइस एनर्जी इज मेजर स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कितना मजबूत है तो उसकी मेजरमेंट लेटाइस एनर्जी होती है। ठीक है, इट इज डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ क्रिस्टल स्टेबिलिटी, हायर लेटाइस एनर्जी मोर स्टेबल क्रिस्टल। तो जितनी मैंने आपको बताया कि आयनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसकी जो मेजरमेंट है वो लेटाइस एनर्जी से होती है। अब जितनी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा। बॉन्ड क्या होगा, अब एनर्जी कितनी रिलीज होगी ये डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स से पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं। अब जितनी ज्यादा फोर्स से जुड़े हुए हैं उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उनको क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इट डिपेंड्स अपॉन द आयनिक चार्जेस एंड आयनिक साइजेस। अब इस कितनी किसकी कम होगी या ज्यादा होगी ये डिपेंड करता है आयन की साइज कितनी है। साइज छोटी होगी, आयंस में कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो कोलम्बिक फोर्स मान लें, दो अपोजिट चार्जेस है, छोटी छोटी चार्जेस है, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अब देखें एक नेगेटिव चार्ज के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, और पॉजिटिव आयन के पास क्या है कि प्रोटॉन ज्यादा है। ठीक है, प्रोटॉन कहां पड़े हैं, न्यूक्लियस में, तो एटम छोटा होगा तो न्यूक्लियस इस एनाइन के इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, नजदीक होगा। तो जितना आपका आयंस छोटे होंगे उतना अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। अब एक आयन बड़ा हो गया, ठीक है, तो मान लें कि आपके पास एक ये पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर ये पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन इतना ही हमने रखा जितना पहले था। मुझे बताएं ए और बी के केस में लेटाइस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ए और बी के केस में लेटाइस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। देखिए होना क्या है, होना यह है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। अब जितनी आयन की साइज छोटी होगी तो न्यूक्लियस क्या होगा, नजदीक होगा। न्यूक्लियस क्या होगा, नजदीक होगा। ठीक है बेटा, चले अब क्या चीज है, अब ये चीज है कि इट डिपेंड्स अपॉन आयनिक चार्ज, आयनिक साइज, यूजफुल एंड प्रेडिक्टिव प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट। अब जितनी लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी तो मेल्टिंग पॉइंट को क्या होना चाहिए, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इज मेजर ऑफ व्हाट, कोहेसिव फोर्सेस। तो जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट हार्डनेस ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, तो फैक्टर्स पे आते हैं। फैक्टर्स क्या कहते हैं, ब्रेक हुई तो नहीं, 2 मिनट दें बस, 1 मिनट, बल्कि 1 मिनट। चार्ज ऑफ आयंस, देखिए कौन सी फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स है। डोंट फॉरगेट कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, F की Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एक पॉजिटिव आयन है, दूसरी क्या है, नेगेटिव आयन। तो जितना इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जितना इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स जरा अंदाजा लगाएं। सोडियम क्लोराइड +1 -1, मैग्नीशियम क्लोराइड +1 -1 है, पर कितने हो गए, 2। ठीक है, फिर मैग्नीशियम +2 -2। बताएं व्हाइल मूविंग फ्रॉम NaCl टू इधर क्या होता जाएगा, लेटाइस एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ती जाएगी। फ्रॉम कहां से कहां, सोडियम क्लोराइड से मैग्नीशियम ऑक्साइड तक लेटाइस एनर्जी क्यों बढ़ रही है, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इंक्रीज हो रही है, चार्जेस इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से बढ़ती जाएगी। ठीक है, साइज ऑफ आयंस, साइज छोटा होगा लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी। सिंपली साइज से क्या है, लेटाइस एनर्जी इनवर्सली को डिस्टेंस, जितना कम डिस्टेंस होगा। अब डिस्टेंस कब कम होगा, जब आयंस छोटे होंगे, तो डिस्टेंस कम होगा तो लेटाइस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। जरा इस इफेक्ट को 1 सेकंड के लिए, जरा इस इफेक्ट को इधर वैल्यूज में देखें, चेक करें ये वैल्यू ऐसे क्यों है। लिथियम आयन छोटा है, अब इन दोनों को कंपेयर करें। ठीक है, क्यों फॉर द सेम एनाइन, तो फॉर द सेम एनाइन लेटाइस एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, साइज ऑफ केटाइन पे। तो ये केटाइन छोटा, केटाइन बड़ा, एनाइन सेम है, तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा है।
ठीक है, फिर कोई 2 चार्ज वाला है नहीं, ठीक है। पोटेशियम किसके कम है, क्यों कम है, क्लोरीन का सेम है, किसकी साइज ज्यादा होगी, पोटेशियम की साइज क्या होगी, ज्यादा। चलें, इसी के साथ आज का काम पूरा करो। आप ब्रेक करो बेटा, किसी को क्वेश्चन है तो बैठ सकता है, पूछ सकता है, इफ अदरवाइज ब्रेक करो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें बेटा।